जय हिंद दोस्तों, मैं श्याम कुमार धनारे स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल बेसिक कंसेप्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की यह क्लास होने वाली है कक्षा 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली 1.2 पर। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा हो या वो वीडियो नहीं देखा हो वो देख सकता है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों, हमारा प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य है या असत्य है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा जो हमारा पहला है, ये होगा सत्य। सत्य क्यों होगा? देखो बच्चों, मैं बताता हूं कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो हमारा वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या किससे किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? तो वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, ये हमको पता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है वो होगी वास्तविक संख्या, जो परिमेय संख्या है वो भी होगी वास्तविक संख्या। परंतु अगर हम इधर से इधर चले तो ये संभव नहीं होगा। अगर हमको प्रश्न पूछता है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो ये संभव नहीं है। इधर से इधर, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो ये हम बोल सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। परंतु अगर मैं बताऊं कि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती और प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी नहीं होती, तो आई बात समझ में। तो हमारा पहला क्या होगा? सत्य होगा। और इसका कारण क्या देंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होते हैं। ठीक है, आपको यह बात समझ में? अब हमारा दूसरा भाग क्या कहता है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है वो कर्णी एम के रूप का होता है। यह सत्य है या असत्य है? अगर मैं संख्या रेखा की बात करूं तो मैंने बताया था कि यहाँ पर ये हमारी होती है संख्या रेखा, जहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर होगी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, और ये अनंत तक इधर भी जाएगी और इधर भी अनंत तक चलेगी। तो कहने का मतलब है उन्होंने प्राकृत संख्या बोला है। तो प्राकृत संख्या तो हमारी इतनी इतनी होती है, ठीक है, इतनी इतनी होती है। तो प्राकृत संख्या अगर कर्णी एम का पूछ रहा है तो एम क्या है? प्राकृत संख्या। तो अब देखो, जो संख्या रेखा में हमारे पास क्या होते हैं? ऋण के भी तो होते हैं ना, ऋण के भी होते हैं, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कर्णी एम जो ऋण में होते हैं उनका कभी भी वर्गमूल नहीं होता। जैसे उदाहरण ले लो, अगर मैं यहाँ पर m का मान प्राकृत संख्या है तो कोई सी भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने 4 ले लिया, तो 4 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो 2 आएगा। हमारे पास संख्या रेखा ऋण में भी है, और अगर मैं ऋण की बात करूं तो इसका कोई वर्गमूल नहीं होता। और ये होता भी है तो 11वीं में एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर करके। तो अभी आपके कोर्स में सिर्फ यहाँ क्या लिखना है कि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दूसरे भाग का? असत्य। और कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि संख्या रेखा में
ऋणात्मक संख्याएं भी होती है जिनका कोई वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब बच्चों, मैं तीसरे भाग की बात करूं तो उसमें प्रश्न पूछा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? तो ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? तो इसका क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा। और इसका कारण क्या है कि अगर मैं उदाहरण लूं, अगर मैंने उदाहरण लिया 2, तो 2 क्या है? वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं है। और अपरिमेय क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो p बट्टे q के रूप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला सत्य असत्य हो गया है समाप्त। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको पूछा गया है दूसरा प्रश्न, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? और यदि नहीं होता है तो उसका उत्तर देना है। तो देखो, अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं तो हमारा उत्तर क्या होगा? नहीं। ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। अगर मैं इनको उदाहरण दूं तो उदाहरण क्या आएगा? अगर मैं लूं 4, ठीक है, मैंने लिया 4। अब 4 मेरे पास क्या है? 4 मेरे पास धनात्मक पूर्णांक है। और अगर मैं इसका निकालूं वर्गमूल तो मेरे पास कितना आएगा? 2। और 2 की बात करें तो हमारे पास क्या है? बटे में 1। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, आप उतार सकते हो, कर देंगे। तो आओ यार, बेसिक हम शुरू करते हैं। बेसिक, अब देखो, किसी भी चीज का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, आप कोई सा भी उससे संबंधित सवाल कर सकते हैं। और ये हमेशा 3 या 2 नंबर में पूछ लेता है हमको एग्जाम में, जो एमपी बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें पूछ लेता है। बच्चों, प्रश्न ये होता है कि जो हमारे पास करनी 2 है, करनी 3 है, करनी 5, करनी 7 इत्यादि, इनको क्या करना है? हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हमारे पास संख्या रेखा क्या होती है? ये हमारे पास होती है संख्या रेखा 1, 2, 3, ऋण में 1, ऋण में 2। तो इस प्रकार से होती है। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि मुझे 2 दर्शा के बताओ, धन का 2 दर्शा के बताओ, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जाओगे, धन के 2 पर आप ये बिंदु लगा दोगे, इसका मतलब आपने दर्शा दिया। परंतु जब मैं पूछूं कि करनी 2, करनी 3, करनी 5 या करनी 7, इनको हमें बिना किसी की सहायता से यहाँ संख्या रेखा पर दर्शाना है, तब आप दिक्कत में आ जाओगे। तो बस मैं आज इसी प्रकार के जो करनी के अंदर कोई सा भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, किस तरीके से बिना रटे, ध्यान रखना, बिना रटे किस तरीके से आप दर्शा सकते हो, तो मैं अब शुरू करता हूं बेसिक इसका। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमको इसको करने के लिए 10 तक हमें वर्ग याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? वर्ग। तो मैं 10 तक पहले वर्ग बता देता हूं। अगर मैं वर्ग की बात करूं, 1 का वर्ग आएगा 1, 2 का वर्ग आएगा 4, 3 का वर्ग आएगा 9, 4 का वर्ग आएगा 25, 4 का वर्ग आएगा 16, 5 का वर्ग आएगा 25, 6 का वर्ग आएगा 36, 7 का वर्ग आएगा 49, 8 का वर्ग आएगा 64, 9 का वर्ग आएगा 81 और 10 का वर्ग आएगा 100।
हमको सबसे पहले इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए हमारे पास इस तरीके का हमको ये ध्यान होना चाहिए कि हम किसको दर्शाने वाले हैं। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि मुझे पूछ लिया गया है कि कर्णी 2 को दर्शाओ। किस पर? संख्या रेखा पर। आप कोई सा भी दर्शा सकते हो एक बार सीखने के बाद। तो हमको किस तरीके से दर्शाना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमारे पास स्केल होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, रबर होना चाहिए और प्रोटेक्टर मतलब चांदा होना चाहिए। ठीक है, रबर वगैरह आपको सारी स्टेशनरी पास में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने क्या करा, स्केल रखी। ठीक है, मैंने क्या करा, स्केल रखी और स्केल से एक इस तरीके से सीधी रेखा खींची। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दर्शा दिया, यहाँ से दर्शा दिया। अब मुझे क्या करना है, एक उसका बिंदु लगाना है जो कि होगा 0। ठीक है, फिर क्या करना है कि हमको 1-1 सेंटीमीटर 0 पे रख के हमको एक मैं बड़ा बना रहा हूँ यहाँ से, अच्छा लगेगा आपको। 1-1 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, यहाँ पर मापन करना है। 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 हो जाएगा। अगर इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करा, 1-1 सेंटीमीटर की इनकी दूरी है बीच में, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार से हमको इधर भी कर देना है, ऋण का 1 और ऋण का 2। हमको ज़्यादा नहीं चलना है। ठीक है, हमारा धन से ही काम होगा। अब मेरे पास सवाल आता है कि मुझे किसको दर्शाना है, कर्णी 2 को दर्शाना है बच्चों। किसको दर्शाना है, कर्णी 2 को दर्शाना है। तो अब मेरे को एक बात ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट। अगर मैं 2 की बात करूं तो क्या 2 पूर्ण वर्गमूल है? पूर्ण वर्गमूल का तात्पर्य क्या होता है कि अगर उदाहरण ले लूँ कि मेरे पास वर्गमूल के अंदर 4 है तो इसका पूर्ण वर्गमूल होगा 2। परंतु अगर मैं कर्णी 2 की बात करूँ तो इसका कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 का है। ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूँ तो मेरे पास 2 का कोई भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेप पीछे चलूँगा। तो एक स्टेप पीछे में क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास कर्णी 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो मैं एक स्टेप पीछे चलूँगा। तो कर्णी 1 का क्या पूर्ण वर्गमूल है? हाँ है। कितना है सर? 1 है। तो बस अब हमको इसकी आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बिंदु रखेंगे, इस बिंदु पर स्केल रखेंगे और कितना हमारा पूर्ण वर्गमूल आ गया, 1। तो हमको क्या करना है, यहाँ से पेंसिल से 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देना है। ठीक है, कितने की खींचना है, 1 सेंटीमीटर की खींच देना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, चांदा रखेंगे हमारा। कैसा, इस तरीके से चांदा रख देंगे। अब चांदा रखने के बाद हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का बनाना है कोण। क्या बनाना है बच्चों, 90 डिग्री का कोण। तो जब मैं 90 डिग्री का कोण बना दूंगा तो मेरे पास ऐसी लाइन आ जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब ध्यान रखना बच्चों, अभी तो मैंने यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का खींचा है, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। और क्यों खींची है, क्योंकि हमारा पूर्ण वर्गमूल 1 आया था। पर हर सवाल में, प्रत्येक कोई सा भी दुनियादारी का सवाल हो, अगर मैं खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, अगर लाइन खींचूंगा तो वहाँ हमेशा 1 सेंटीमीटर की ही लाइन खींचना है। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की। हमेशा जब भी हम ऊपर खींचेंगे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। जब हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर की यहाँ लाइन खींच दी, तब मैं इसको यहाँ पर क्लोज बंद कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा कि जो इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दूँ B। ठीक है, इसको नाम दे दिया B। अब मैं क्या करूँगा, O और B को आपस में क्या करूँगा, मिला दूंगा। ठीक है, A और B को मैंने क्या करा, मिला दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने चाकू लिया, चाकू से इसको काट लिया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब मैंने चाकू से काट लिया तो मुझे ये इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। ये O था, ये O है, ये A है और ये B है। तो मेरे पास समकोण जो त्रिभुज है मैंने यहाँ निकाल लिया। अब मैं देखूंगा कि इसका कितने सेंटीमीटर है,
ये 1 सेंटीमीटर है दूरी, ठीक है। अब मैं देखूंगा ए बी कितने सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है ए बी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करूँगा, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं अभी बता देता हूँ। देखो, अगर मैं त्रिभुज किसकी बात लूँगा, त्रिभुज ओ ए बी की बात लूँगा, ओ ए बी की बात लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यदि मेरे पास ये क्या है, ये लंब है, ठीक है, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन किसका वर्ग आ जाएगा, लंब का वर्ग। अब मेरे पास कर्ण कितना है बच्चों, ओ बी है, आधार कितना है ओ ए, धन ए बी क्या है हमारा लंब। तो मैं क्या करूँगा, ओ बी का मान कितना है हमको निकालना है, ठीक है, और ओ ए कितना है 1 सेंटीमीटर, इसका वर्ग, और धन ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग तो होता है 1, और इस 1 का वर्ग भी होता है 1, और यहाँ पर क्या है b का वर्ग। तो जब ये 1 और 1 मिलेंगे तो 2 बन जाएगा, और ये OB का जब वर्ग हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, कर्णी। इसका मतलब क्या है कि जो हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, अगर वो पाइथागोरस प्रमेय के हमारे पास परिणाम में कर्णी 2 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमने सही किया है, ठीक है। और अगर मान लो कि यहाँ पर कर्णी जो हमको दर्शाना है वो यहाँ पर नहीं आता, तो फिर हमको अगली स्टेप करनी पड़ती है, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर जो हमको चाहिए वो मिल गया, तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा कंपास आता है, कंपास किसको बोलते हैं, डे टांगे को, ठीक है, अगर अपनी भाषा में बोले तो डे टांगे को, यहाँ रखो और इतना खोलो, ठीक है। यहाँ रख के इतना खोलने के बाद में यहाँ से आर्क लगाएंगे, चाप काट देंगे इसको। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ से लगाऊं, अगर ऐसा पकड़ूं तो यहाँ से इस तरीके से एक चाप काटना है, और जो यहाँ ये पॉइंट कटा है यही होगा कर्णी 2 का, ठीक है। तो हमने इस संख्या रेखा पर क्या दर्शा दिया, कर्णी 2 दर्शा दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से मुझे आशा है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।